हेलो बच्चों, दिस इज मृदुल अग्रवाल। आज हम लोग कैलोरीमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट के बीच में। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग हीट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी डीपली देखेंगे और कैलोरीमेट्री को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग सेकेंड लेक्चर में बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो भी इससे रिलेटेड होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे बेसिकली अगर मेरे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी का टेम्परेचर कुछ हाई टेम्परेचर दे रखा है। मान लेते हैं आपके पास एक बॉडी दे रखी है, लेट्स से ये बॉडी है, लेट्स से दिस इज द बॉडी ए, और यहाँ पे एक और बॉडी है, लेट्स से बॉडी बी। तो अब अगर मान लेते हैं ए का टेम्परेचर बहुत हाई है, मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, 400 डिग्री सेल्सियस है, बहुत हाई टेम्परेचर है ना। और यहाँ पे बेसिकली जो सेकंड बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है वो लो है, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, कुछ ऐसा है। तो आपको पता है कि जो हायर टेम्परेचर पे बॉडी होगी वो बेसिकली कहाँ हीट लूज करने की कोशिश करेगी, बाहर की साइड। और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है वो बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस की तरफ होने की कोशिश होगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी हीट है वो हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये आपको पता है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बेसिकली किसी भी बॉडी का फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से आप बेसिकली क्या बता सकते हैं, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। तो बेसिकली आपको टेम्परेचर पता है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बताता है आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। सिमिलरली आपको पता है कि यहाँ पे बेसिकली हीट ट्रांसफर देखने को मिलता है, और ये जो हीट ट्रांसफर होता है ये अपने आप होता है। कहाँ से कहाँ होता है? ये हाई टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, ये हीट ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली हाई टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अच्छा, इससे रिलेटेड आपने कई फिजिकल फिनोमिना भी देखे होंगे। जैसे मान लेते हैं एक चाय का कप है और उसके अंदर आपकी चाय है, तो वो जो चाय होती है उसका टेम्परेचर क्या है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो भी हीट ट्रांसफर है वो टी से या चाय से बेसिकली एनवायरनमेंट में चला जाता है। इसके कारण बेसिकली क्या होता है, जो टेम्परेचर ऑफ द टी है वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब चाय का टेम्परेचर कम होने लगता है। जैसे जैसे चाय का टेम्परेचर कम होने लगता है वैसे वैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होने लगता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है जो बाहर का टेम्परेचर है वही बेसिकली चाय का टेम्परेचर होने लगता है, और यहाँ पे दोनों बॉडीज जो है वो सेम टेम्परेचर पे आ जाती हैं कुछ टाइम बाद। तो ये आपने देखा होगा। इसी तरीके से मान लेते हैं, अगर आप देखो तो सन जो है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है और अर्थ का टेम्परेचर कम है इन पर्सपेक्टिव टू सन। तो बेसिकली हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है? सन से बेसिकली अर्थ पे। तो गर्मियों के टाइम आपको काफ़ी गर्मी भी महसूस होती होगी, और सर्दियों के टाइम पे भी जब धूप चमकता है तो बेसिकली जो टेम्परेचर होता है वो अर्थ का बढ़ ही जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, फ्रॉम सन टू अर्थ। तो ऐसे कई तरीके से आप हीट ट्रांसफर देख सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर अवेलेबल रहेंगे जो कि हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बेसिकली कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारे कुछ मोड्स होते हैं जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर पॉसिबल होता है। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम लोग हीट को क्वांटिफाई करेंगे कि बेसिकली हीट निकालते कैसे हैं, हीट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो फिनोमिना आपको देखने को मिलते हैं। एक फिनोमिना ये है कि मान लेते हैं ये बॉडी है और इस बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे था, अब ये टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, और इसकी कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये बताता है बेसिकली इसका टेम्परेचर राइज होएगा तो बेसिकली हमको कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो तो 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के लिए जो भी हीट रिक्वायरमेंट होगी वो डिपेंड करेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे भी। तो जैसे जैसे इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉडी है उसका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ हीट इस बॉडी को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी हीट एब्जॉर्ब्ड है वो कैसे निकालते हैं? वो जो हीट एब्जॉर्ब्ड है आपको पता है कैसे निकालते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, एंड द टेम्परेचर डिफरेंस विच इज अकरिंग फॉर द बॉडी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर किसी बॉडी का मास गिवन है, यहाँ पे आपको मास गिवन है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता है, और यहाँ पे उसके अक्रॉस कितना टेम्परेचर चेंज आ रहा है वो आपको पता है, ये टेम्परेचर चेंज आपको पता है। तो आप इस
बॉडी के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब हुई है वो आप निकाल सकते हैं। तो एम एस डेल्टा टी से बेसिकली आप क्या निकाल सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब निकाल सकते हैं। इस केस में ध्यान रखिए कि इस बॉडी का केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने के कारण बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसने हीट एब्जॉर्ब की होगी। दूसरा तरीका होता है कि मान लेते हैं कोई बॉडी है, उसमें केवल हम हीट दे रहे हैं लेकिन उसका जो फेज है वो चेंज हो रहा है। तो केवल अगर उस बॉडी का फेज चेंज हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कोई लिक्विड है वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है, या कोई सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी हीट हम लोग देते हैं वो बेसिकली लेटेंट हीट बोली जाती है। जो भी हम हीट देंगे उसके कारण बेसिकली क्या रहेगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो भी हीट है वो बेसिकली फेज चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी कि हमारे पास एक तो होता है टेम्परेचर चेंज के लिए हीट रिस्पॉन्सिबल, और दूसरा जो है वो बेसिकली उसके फेज चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जो भी हीट है वो या तो आप टेम्परेचर चेंज के लिए दे सकते हैं या फिर उसके फेज चेंज के लिए दे सकते हैं। तो इसी को थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे दे रखा है सेंसिबल हीट। व्हाट इज सेंसिबल हीट? जो भी हीट रिक्वायर्ड होती है किसी बॉडी के टेम्परेचर चेंज को लाने के लिए, दैट हीट इज नोन एज सेंसिबल हीट। और इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकाला जाता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से। यहाँ पे m क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी, s क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, और डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर चेंज ऑफ द बॉडी। इसी तरीके से देखिए, अगर मान लेते हैं किसी बॉडी का फेस चेंज करना है, तो यहाँ पे जो भी हीट हम इसे देंगे वो बेसिकली फेस चेंज के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो जो भी हीट रिक्वायर्ड है वो बेसिकली फेस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो Q इजिकल्स टू एम एल बेसिकली क्या बता रहा है, लेटेंट हीट को बता रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी हीट आपने दी है वो लेटेंट हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली L क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकता है या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब होता है, अगर मान लेते हैं कोई सॉलिड है वो केवल लिक्विड में बदल रहा है, तो जो भी लेटेंट हीट होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी। मैं इसको लिख देता हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं ये कोई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो जो भी आप हीट दे रहे हैं वो कौन सी होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देंगे। वहीं अगर मान लेते हैं किसी बॉडी को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे बेसिकली आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हर एक बॉडी के लिए ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये बेसिकली डिपेंडेंट होती है प्रेशर और टेम्परेचर पे, और उसी हिसाब से ये वैल्यूज दिखाई जाती है। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होती है। हम लोग वाटर के लिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट ये है कि जब भी फेज चेंज होगा, ड्यूरिंग द फेज चेंज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सेम रहता है, केवल जो भी आप हीट दे रहे हैं वो बेसिकली किस में जा रही है, उसके फेज चेंज में जा रही है, उसका टेम्परेचर चेंज करने में नहीं जा रही है। तो जब भी आप लेटेंट हीट देंगे तो बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और जो भी आप हीट दे रहे हैं वो बेसिकली फेज चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ना कि टेम्परेचर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द हीट एब्जॉर्ब्ड गोज इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फेज ऑफ द बॉडी। होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। एक टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काफी ज्यादा यूज होता है, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है, इट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द वाटर दैट वुड रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एज द गिवन सब्सटेंस टू अचीव द सेम टेम्परेचर रेंज। तो अगर मान लेते हैं कोई बॉडी दे रखी है आपको, और उसका आपको टेम्परेचर चेंज करना है, तो जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी वही हीट उसी वाटर इक्विवेलेंट मास को रिक्वायर्ड होगी, सो दैट उसी टेम्परेचर चेंज के अक्रॉस वो बॉडी जा सके। मान लेते हैं आपके पास 10 ग्राम का कोई सब्सटेंस है, 10 ग्राम का कोई सब्सटेंस है, और इसकी कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसकी कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मान लेते हैं 4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब अगर मान लेते हैं मैं इसको कुछ हीट देता हूं, तो यहाँ पे इसका जो भी वाटर इक्विवेलेंट मास होगा ना, जो भी वाटर इक्विवेलेंट मास होगा उसको भी मुझे सेम हीट देनी है, और उसके अंदर भी सेम टेम्परेचर चेंज देखने को मिलना चाहिए। तो जो भी मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा उसके इक्विवेलेंट अमाउंट में, दैट इक्विवेलेंट अमाउंट वुड बी नोन एज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं, तो
मास ऑफ वाटर अगर मेरे को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड विल बी सेम, क्यों क्या होगा, सेम रहेगा। मास ऑफ द सब्सटेंस अलग हो सकता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस अलग हो सकती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर आपको पता ही है ये कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली जो हीट रिक्वायर्ड होगी पहले केस में अगर आप देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पे m कितना है आपका, m हो जाएगा आपका 10 ग्राम, s जो अगर आप देखेंगे तो कितना हो रहा है 4, और डेल्टा टी आपका सेम ही है। इसी तरीके से सेकंड में भी देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर मेरे को निकालना है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना हो गया, कैलोरी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे डेल्टा टी भी सेम ही है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी, मास ऑफ वाटर इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 4। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मास ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा आपको, 40 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। तो ये जो मास है दैट वुड बी द वाटर इक्विवेलेंट फॉर अ सब्सटेंस हैविंग मास ऑफ 10 ग्राम विच इज हैविंग द सेम टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस इट। तो अगर सेम टेम्परेचर डिफरेंस लेके आना है तो कितना इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा सो दैट कि उतना ही टेम्परेचर चेंज देखने को मिले, दैट इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर वुड बी नोन एज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ किस तरीके से होता है फॉर वाटर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखा रखी हैं। यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल डायरेक्शन वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे टेम्परेचर लिया है डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, हीट लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, हीट लिया है, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है हमने, टेम्परेचर लिया है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो बेसिकली जो टेम्परेचर है बॉडी का वो जैसे जैसे हम हीट करते जाते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर हम वाटर के लिए बात करें तो यहाँ पे वाटर बेसिकली आइस के फॉर्मेट में रहता है जब ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे होता है। अच्छा ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो पूरे सब्सटेंस का कांस्टेंट है, और वो कितना है 1 atm प्रेशर है। तो यहाँ पे अगर हम 1 atm प्रेशर पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा है कि जब बॉडी का टेम्परेचर या बेसिकली वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो यहाँ पे ये आइस के फॉर्मेट में, जैसे जैसे हम यहाँ पे हीट देते जाते हैं, जैसे जैसे आप देखिए यहाँ पे हीट दे रहे हैं, जैसे जैसे हीट दे रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो है वो बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे और हीट आप देने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो भी हीट हम दे रहे हैं ये सारी हीट किस में जा रही है, फेज चेंज में जा रही है। और फिर जब हम इसको और हीट देने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे फिर अगेन टेम्परेचर बढ़ने लगता है और ये 100 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम जाता है। फिर अगेन देन 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो हम और हीट दे सकते हैं। जैसे ही हम हीट देते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमें फेज चेंज देखने को मिलता है। तो जब हम फेज चेंज देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, और जैसे जैसे और हीट दी जाती है वैसे वैसे क्या होता है, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ये बेसिकली गैसियस फेज में इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो यहाँ पे ये स्टीम बन जाती है। तो आप देखिए शुरुआत में बेसिकली हमें आइस देखने को मिल रहा है जो कि सॉलिड फेज को बता रहा है। जैसे ही हम 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, जैसे ही हम मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं वैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे जैसे और ज्यादा हीट हम देते हैं तो बेसिकली ये इस लिक्विड वाटर का बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने लगता है और ये मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाते हैं तो वैसे ही यहाँ पे जो भी हीट दी जाती है वो बेसिकली पहले फेज चेंज में जाती है और फिर ये स्टीम बनने के बाद ये फाइनली किस में कन्वर्ट होने लगता है, जैसे जैसे इसका स्टीम है उसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर स्टीम में इसे कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से देखें तो बेसिकली यहाँ पे ये सॉलिड है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, अबव 0 डिग्री सेल्सियस एंड बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस तो ये लिक्विड फेज में है, तो बेसिकली ये वाटर है। और जब यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस और अबव की बात हो रही है तो ये बेसिकली गैसियस फेज में है और ये स्टीम फॉर्म्ड है। तो यहाँ पे जो भी हमने हीट दी है उसका थोड़ा वैल्यूज आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन सी वैल्यूज याद रखनी चाहिए, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1 पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पॉइंट 1 पे बेसिकली ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस है।
और सेकंड पॉइंट पे अगर मैं ये सेकंड पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ये थर्ड पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ये फोर्थ पॉइंट कंसीडर, तो सेकंड पॉइंट पे ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है। और अगर आप थर्ड पॉइंट पे बात करें तो थर्ड पॉइंट पे बेसिकली ये क्या है, थर्ड पॉइंट पे अगर आप देखें यहाँ पे ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, लिक्विड है ना, ये लिक्विड फेज पे लिक्विड है ये। और अगर हम फोर्थ पॉइंट पे बात करें तो फोर्थ पॉइंट पे बेसिकली ये क्या है, ये 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम है, तो ये गैस फेज में है। तो यहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट हैं जहां पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 पे क्या है, बेसिकली आइस है, 2 पे क्या है, वाटर है, 3 पे बेसिकली वाटर है, 4 पे बेसिकली स्टीम है, गैस है ना। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट फेजेस देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी अगर मैं इस 0 डिग्री सेल्सियस आइस को बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 80 किलो कैलोरी पर केजी रिक्वायर्ड होगी, सो दैट कि जो भी आपका आइस है वो बेसिकली वाटर में कन्वर्ट हो सके। सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 के बीच में 80 किलो कैलोरी पर केजी कह सकते हैं, यहाँ पे 3.33 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। अच्छा, कैलोरी से जूल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 कैलोरी कितने के बराबर होती है, 4.18 जूल के बराबर। और एक चीज और ध्यान रखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर जो है वो कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हैं 4186 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। कैसे आया ये, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 कैलोरी कितना होता है, 4.18 जूल, और पर ग्राम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ग्राम को अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 1 अपॉन कितना करेंगे, 1000 करेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा केजी, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 4.186 होती है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4186 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर के लिए जब ये लिक्विड फेज में होता है, और जब ये आइस फेज में होता है तो बेसिकली कितना होता है, ये भी आप याद रखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होता है वो आपका 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये कुछ वैल्यूज हैं जो पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पता है कि जब ये 1 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, और जब 3rd से 4 की बात हो रही है तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात होगी। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने की है, जब वेपराइज हो रहा है तो बेसिकली हमें पर केजी कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, 540 किलो कैलोरी, और या फिर आप लिख सकते हैं 22.6। ये आप भले याद मत रखिए 22.6 और 3.33, क्योंकि ये आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये वैल्यूज आप याद रख सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेसिकली कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है पर केजी या पर ग्राम, तो पर ग्राम के लिए 80 ग्राम हो जाएगा, सॉरी 80 कैलोरी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 540 कैलोरी पर ग्राम रिक्वायर्ड होगी। तो ये 540 कैलोरी पर ग्राम आपको याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और 80 कैलोरी पर ग्राम आपको याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर ये वैल्यूज आपको पता है तो आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छी प्रॉब्लम्स, और फिर उसके बाद इस लेक्चर को एंड कर देंगे। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।